नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान ये अध्याय 4 है हमारा, जियोग्राफी भूगोल चैप्टर 4 और इसका नाम है जलवायु। ध्यान रखिएगा, ये क्लास 9th का चैप्टर है, जियोग्राफी के नोट्स चैप्टर 4 और ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है। बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 जियोग्राफी का, जिस चैप्टर का नाम है जलवायु और ये चैप्टर 4 है और नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। पहला स्लाइड हमारा कहता है जलवायु। ध्यान रखिएगा, पहला स्लाइड जो है हमारा वो है जलवायु। जलवायु क्या होता है, जलवायु किसे कहते हैं? तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि, मतलब 30 वर्ष से अधिक। लंबा समय अवधि का क्या मतलब होता है? 10 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल। ये नहीं कि 2 साल 3 साल को आप लंबा अवधि बोल देंगे, नहीं। 30 साल से लंबे अवधि तक अगर मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ध्यान समझिएगा, एक विशाल क्षेत्र मतलब एक बहुत बड़ा जगह में लंबे समय तक मौसम की जो अवस्था होता है, जो सर्दी गर्मी ठंडा आपको लगता है, इनमें जो बदलाव होता है ना, कभी सर्दी कभी ठंडा कभी गर्मी कभी बरसात, इसी को हम जलवायु के नाम से जानते हैं। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। एक जगह पर कितने समय तक कौन सा मौसम रहेगा, यह बताने का काम भी इसी का है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, पवन मतलब होता है हवा, आर्द्रता मतलब होता है नमी, और वर्षण, वर्षण मतलब आपको पता होगा ये रेन है, वर्षा है। ये सभी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। एक जगह पर जलवायु और मौसम में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण अर्थात बारिश। ये सभी को मिला के हम जलवायु का निर्माण करते हैं। तो देखिए, जल वायु का जो नियंत्रण है इसके बारे में भी जान लीजिए। किसी भी क्षेत्र की जलवायु का नियंत्रण करना जो है, कारक जो है, जो किसी भी जलवायु को नियंत्रित करता है, उसको अपने कंट्रोल में रखता है, उसके 6 प्रमुख कारक है। 6 प्रकार के ऐसे कारण है जो किसी भी जलवायु को कंट्रोल करता है। तो वो 6 जलवायु क्या क्या है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, तुंगता मतलब ऊंचाई, वायु, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावन लक्षण। ये 6 तरीके हैं जो कहीं भी किसी भी जलवायु को नियंत्रण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आपने जलवायु और जलवायु के नियंत्रण करने वाले कारकों के बारे में जान लिया। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मौसम और जलवायु के बीच क्या अंतर है। VVI रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसम और जलवायु के बीच अंतर बताइए। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप बड़े ध्यान से समझिए इसे। एक तरफ देखिए, मैंने यहाँ पे मौसम लिखा है और दूसरी तरफ हमने जलवायु लिखा है। मतलब एक तरफ मौसम के बारे में लिखा है और एक तरफ जलवायु के बारे में लिखा है, जिससे आप इसके अंतर को समझ सकते हैं। तो मौसम क्या होता है? हमेशा छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है। छोटे समय मतलब कम समय के लिए ही मौसम का बदलाव होता है। और जलवायु का मतलब क्या होता है? एक लंबे समय, मतलब एक बहुत लंबा समय ये भूमंडलीय दशा को दर्शाता है। लंबे समय में रहेगा तो वो क्या होगा? जलवायु, और छोटे समय में रहेगा तो वो मौसम हो जाएगा। मौसम एक दिन में कई बार बदल सकता है। एक दिन में भी आपने देखा है कि ठंडा गर्मी बरसात सब हो जाता है, लेकिन जलवायु में ऐसा नहीं है। जलवायु लंबे समय तक रहता है। मतलब अगर ठंड का जलवायु अगर आ चुका है तो वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक रहता है। गर्मी भी ऐसे ही रहता है। तो जलवायु लंबे समय तक अब नहीं बदलता है। मतलब बार बार एक दिन में तुरंत तुरंत बदलने का काम जलवायु के अंदर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है मौसम में कि मौसम की पढ़ाई को मौसम विज्ञान कहा जाता है। यदि आप मौसम के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान कहलाता है। और इसी तरह यदि आप जलवायु के बारे में पढ़ाई करते हैं, जलवायु के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, तो वो जलवायु विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने मौसम और जलवायु के बारे में जान लिया। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत की जलवायु। हम सब भारत देश में रहते हैं ना, तो हमें भारत की जलवायु के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की जलवायु को मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः, एशिया, हम लोग भारत जो है वो एशिया महादेश में है,
और हम लोग भी एशिया महादेश में रहते हैं, और भारत के अलावा और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो एशिया महादेश के अंतर्गत हैं। तो देखिए इनके यहाँ क्या होता है, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है क्या, इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु की अवस्था स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, मैं भारत की ही बात कर लेता हूँ। भारत देश में हम रहते हैं, लेकिन क्या पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं उसमें एक समान मौसम या जलवायु रहता है, नहीं रहता है। अभी देख लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख में बहुत ज्यादा ठंडा होगा, और दिल्ली में उतनी ठंडी तो नहीं है। कहीं भी साउथ में चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, तो वहां गर्मी हो रही होगी। तो एक ही जगह पर देखिए कि जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। अब हम बात करेंगे मॉनसून के बारे में कि मॉनसून क्या होता है। तो देखिए मॉनसून शब्द जो है ना वो अरबी शब्द से बना है। अरबी शब्द मौसीम से इसका निर्माण हुआ है। मौसीम जो है वो अरबी शब्द है, इस्लामिक शब्द है, इसी से निर्माण क्या हुआ है, मॉनसून का, जिसका मतलब यह होता है कि फिर अर्थ मौसम, मॉनसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मॉनसून का मतलब क्या है कि ये वायु की दिशा अर्थात हवा की दिशा के अनुसार ऋतुओं का परिवर्तन करता है। मतलब सर्दी ले आएगा, गर्मी ले आएगा, बरसात ले आएगा। कई बार आपने सुना होगा ना कि अब मॉनसून का समय आ रहा है, तो मतलब लोग क्या समझते हैं कि बरसात का समय आ रहा है, फिर उसके बाद ठंड का समय आएगा। तो ये जो मॉनसूनी हवाएं हैं इन्हीं के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है तापमान। तापमान किसे कहते हैं, तो गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगह पर 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। मतलब गर्मी जो है वो 50 डिग्री पहुंच जाता है। देखिए दिल्ली में रहते हैं हम लोग, और दिल्ली में रहने के बाद 40 डिग्री पे ही टेम्परेचर पहुंच जाता है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। लगता है कि शरीर में, तन बदन में आग लग रहा है, बहुत गर्मी हो जाती है। लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां पे तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में तापमान 20 डिग्री तक रहता है। जब राजस्थान में ये 50 डिग्री पे पहुंच जाता है तो जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री पे रहता है, मतलब ठंड का मौसम रहता है। जम्मू के द्रास का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ये देखिए एक ही जगह पे रहने के बाद कैसे मौसम में भिन्नताएं हैं। बारिश के बारे में, तो देखिए बारिश जो है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। हिमालयी भागों में, मतलब जिस तरफ हिमालय है, जिस तरफ हिमालय पर्वत है उसके जगहों पर या उसके आसपास के जगहों पर हिम के रूप में होती है। हिम का मतलब समझते हैं, बर्फ के रूप में होता है। तथा अन्य भागों में वर्षा के रूप में मेघालय में लगभग वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर तक होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। जबकि राजस्थान जैसे इलाकों में 10 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कुछ ही जगहों पर भारत के ही राज्यों में 40 सेंटीमीटर भी बारिश होती है, राजस्थान जैसे जगहों पे सिर्फ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। मतलब जो हिमालय के आसपास के इलाके हैं वहां पे हिम के कारण, बर्फ के कारण अधिक बारिश होता है। तो ये तापमान और वर्षा के बारे में था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है महाद्वीपीय अवस्था क्या है। तो देखिए गर्मी में क्या होता है, बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा अगर हो जाए तो इस प्रक्रिया को महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। गर्मी में यदि बहुत ज्यादा गर्मी आपको लग रहा है और ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा सर्दी लग रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे, महाद्वीपीय अवस्था कहेंगे। एक नंबर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं या कारण है जिसके कारण भारत के अंदर मौजूद जलवायु प्रभावित होती है। तो किसी क्षेत्र की जलवायु को, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, उसके जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन, पवन तंत्र एक ही शब्द है, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच है। ये 6 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो किसी भी देश के, किसी भी जगह के जलवायु को बदलने में, प्रभावित करने में मदद करता है। अब जान लीजिए, हमने कई बार अक्षांश के बारे में पढ़ाई किया है। तो अक्षांश होता क्या है, अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश पर किसी भी देश की स्थिति, प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। अक्षांश ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से किसी भी देश के जलवायु की स्थिति में बदलाव इत्यादियां होती रहती है। तो यहाँ पे आपने महाद्वीपीय अवस्था देख लिया, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को देख लिया और अक्षांश को देख लिया।
अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ऊंचाई क्या है। तो ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में कमी हो जाती है, इस कारण से भी जलवायु जो है वो बदलाव करता है। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूर होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु होती है। विषम जलवायु का मतलब है कि वहां तक वो मानसूनी हवा नहीं पहुंच पाती है, और सम जलवायु कहने का मतलब है कि जो समुद्र के किनारे के इलाके हैं वहां पे बारिश होने की संभावना अत्यधिक होती है। अब हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। तो गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण, इनके कारण जलवायु सम तथा ठंडी धाराओं के कारण जलवायु विषम हो जाती है। देखिए, महासागरीय धाराएं कहने का मतलब है समुद्र के धाराएं, तो इन्हीं की धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु में समता और विषमता देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे वायु दाब, मतलब हवा का दबाव। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है, उसे हम वायु दाब कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में, कोई सा भी देश हो, कोई सा भी राज्य हो, कोई सा भी जगह हो, वहां का जो वायु का दबाव है उसके अक्षांश पर और उसके ऊंचाई पर, हाइट पर निर्भर करता है, इसी को हम वायु दाब कहते हैं। अब जान लेते हैं एल नीनो क्या है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है, गर्म मतलब हॉट। यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू के शीतल धारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेता है। मतलब ठंडी धाराओं को हटाकर उसे गर्म धाराओं में बदलता है, यही है एल नीनो। एल नीनो क्या है? एक गर्म जलधारा है, और कहां से शुरू होता है? पेरू के तट से उत्पन्न होता है। तो यहाँ अपने ऊंचाई, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, वायु दाब और एल नीनो के बारे में जान लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है जेट धारा। ये भी VVI रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जेट धारा क्या होता है? क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी पवनें होती है। मतलब पवन का मतलब होता है हवा होती है। इसकी गति क्या होता है, कितना स्पीड होता है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, और इसकी जो और ज्यादा अगर बढ़ जाए तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये हवा बहने लगती है। और ये धारा भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा लाती है। मतलब सर्दी वाले बारिश जो होते हैं इन्हीं कारणों से आता है। जेट धारा भारत में गर्मियों को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है। अब याद रखिएगा, गर्मियों के मौसम को छोड़कर ये जेट धारा जो है वो हिमालय के दक्षिण भाग में हमेशा चलती रहती है। ये धारा 270 से 300 उत्तर अक्षांश के बीच होता है। इससे पहले वाले क्लास में, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको ग्लोब के बारे में बताया था, किस प्रकार वो किन किन डिग्रियों पे मूव करता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि 270 से 370 उत्तर अक्षांश पर, इसके बीच में ही ये पाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। मतलब नीचे दबाव का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे हम और क्या देख सकते हैं? देखिए, यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में क्या होता है? मिलने लगता है, ज्वाइंट हो जाता है। दोनों तरह की हवाएं यहाँ पे मिलने लगता है। यह अभिसरण क्षेत्र, मतलब ऐसी जगह जहां पे ये दोनों पवनें एक दूसरे के साथ मिलती है, लगभग समानांतर होता है, बराबर होता है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं होता है। लेकिन सूर्य के आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। सूर्य के किरण के कारण, अभिसारी किरण, अभिसारण किरण, ये सब हमने आपको फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे इन्हीं सूर्य के किरणों के धाराओं के कारण ये धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह तक खिसकता रहता है। तो यहाँ पे आपने जेट धारा के बारे में जान लिया। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड कहता है मॉनसून का आगमन और वापसी। किस समय में मॉनसून भारत में एंट्री लेता है और किस समय ये वापस चला जाता है, और मॉनसून है क्या? तो देखिए, मॉनसून का समय जो होता है वो जून से शुरू होकर मध्य सितंबर तक होता है। जून से शुरू हो जाता है मॉनसून और सितंबर के मध्य तक रहता है। यह समय लगभग 100 से 120 दिन का होता है। ध्यान रखिएगा, 100 से 120 दिन का समय होता है। इसके आने से सामान्य वर्षा बढ़ जाती है, जो बारिश है वो सामान्य से अधिक होना शुरू हो जाता है और कई दिनों तक लगातार होती रहती है। कई जगहों पर आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, तो ये इसे क्या कहते हैं? मॉनसून प्रस्फोट भी कहा जाता है। अगर सामान्य बारिश से अधिक बारिश होना शुरू हो जाए तो उसे हम मॉनसून प्रस्फोट के नाम से भी जानते हैं।
जून के पहले हफ्ते में मॉनसून जो है वो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण ओर से प्रवेश करता है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण दिशा से यह प्रवेश करता है। इसके बाद दो भागों में यह बट जाता है, जिसमें अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, दो अलग अलग भागों में इनके बटने के बाद अरब शाखा जो है, मतलब अरब महासागर जो है, वो लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई तक पहुंचती है। इसी कारण से क्या कहा जाता है, मुंबई में बहुत अधिक बारिश होती है। और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है वो तेजी की ओर आगे की ओर बढ़ती रहती है। सबसे पहले ये अरब सागर वाला मुंबई पहुंच जाता है और वहां पे मानसून का आगमन हो जाता है और बहुत अच्छी बारिश होती है। तो यहाँ पे आपने इन दोनों शाखाओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम आपको इसी में आगे बताते हैं। जून के पहले हफ्ते में ये असम तक भी पहुंच जाता है। ये जून के पहले हफ्ते में असम तक पहुंचने के बाद ऊंचे पर्वतों के कारण यह मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, ऊंचे पर्वत के कारण, मतलब ऊंचे पहाड़ के कारण ये उसे पार नहीं कर पाता और पश्चिम गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाता है। जून के मध्य में अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाता है। अरब सागर वाली जो शाखा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों गंगा के मैदान में उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं आपस में मिल ही जाते हैं, क्योंकि इनके मिलने के बाद इनकी वापसी होती है। जिस प्रकार मानसून की एंट्री होती है, इसी प्रकार मानसून का एग्जिट भी होता है। दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा के कारण होता है। जून के अंतिम हफ्ते में यह होता है। जुलाई के प्रथम हफ्ते तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में भी पहुंच जाता है। ये जो हवा है जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है उसी प्रकार से बारिशें भी होती रहती है। तो इससे आप मानसून के आगमन और मानसून के प्रस्थान के बारे में समझने में आपको आसानी होगी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हमारा कहता है मध्य जुलाई तक मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच जाता है। इस बार आपने देखा था हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण वहां पे बहुत तबाही भी हुई। मानसून की वापसी देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सितंबर से शुरू हो जाता है। अब जब ये मानसून खत्म होने लगता है तो भारत देश के उत्तर पश्चिम में जितने भी राज्य हैं वहां से सितंबर में ये खत्म होना शुरू हो जाता है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। दिसंबर के प्रारंभ तक मानसून की वापसी हो जाती है। तो यहाँ पे आपने मानसून के बारे में समझ लिया। आपको मानसून के बारे में समझा दिया गया है कि मानसून का आगमन और वापसी कैसे होता है, कहां पे कौन से समय में मानसून आता है और किस प्रकार से जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मानसून का फटना क्या होता है? मानसून के फटने से आप क्या समझते हैं? देखिए, मानसून का फटना भी VVI रहेगा, अक्सर 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। अचानक ही कई दिनों तक लगातार बारिश का होना, मतलब अचानक से बारिश शुरू हो गया और लगातार हो ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। प्रचंड रूप से, मतलब बहुत ही खतरनाक रूप से मानसून का फटना कहलाता है। अगर एक ही समय पर लगातार कई दिनों तक बारिश होना शुरू हो जाए और खत्म ही ना हो तो उसे हम मानसून का फटने के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मानसूनी हवाओं के बारे में। तो वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र के स्थल की ओर चलने लगती है, जिसे हम मानसूनी हवाएं भी कहते हैं। और इन्हीं मानसूनी हवाओं के कारण जगह जगह पर बारिशें होती है। अब हम बात कर लेते हैं मानसूनी हवाओं का विभाजन, मतलब बंटवारा कैसे होता है। मानसून की जो हवाएं होती है उनका विभाजन कैसे होता है। तो मानसून हवा जो आती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है दक्षिण पश्चिमी मानसून और दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानसूनी हवाओं को किन 2 भागों में बांटा जाता है। तो पहले नंबर पे आप बताएंगे कि दक्षिण पश्चिमी मानसून और दूसरे नंबर पे आप बताएंगे उत्तरी पूर्वी मानसून। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है, मतलब जो 2 भागों में इसे बांटा गया है, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, उसे समझना जरूरी है। यह मानसून क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून में यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ता है और ये मानसूनी पवनें जून से सितंबर माह तक बहती रहती है, लगातार 100 से 120 दिन तक। और ये पवनें देश में व्यापी वर्षा करती है। देश में अधिक वर्षा का कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही होता है।
अब दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून। यह मानसून उत्तर पूर्व से समुद्र की ओर बढ़ता है। ये पवनें अक्टूबर से नवंबर माह में चलती है। अक्टूबर से नवंबर माह तक चलने वाली ये पवनें उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाता है। और ये पवन जो है, मतलब ये हवा जो है वो तमिलनाडु में वर्षा करती है। भारत के दक्षिण साइड में जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कर्नाटक, ये सब है, इन सभी जगहों पर बारिश करने का मुख्य कारण उत्तरी पूर्वी मानसून को ही माना जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कोरियोलिस बल क्या है। तो देखिए कोरियोलिस बल जो है, देखिए पृथ्वी के घूर्णन, मतलब पृथ्वी के घूमने की जो प्रक्रिया है, इसके कारण उत्पन्न आभासी बल को ही हम कोरियोलिस बल कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी जो घूमता है अपने अक्ष पर, इसके कारण जो आभासी बल उत्पन्न होता है उसे ही हम कोरियोलिस बल कहते हैं, पावर कहते हैं। इस बल के कारण पवनें जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध के बाईं ओर में विक्षेपित हो जाती है, घूम जाती है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है, फेरल के नियम के रूप में भी जाना जाता है। फेरल के नियम को भी आप VVI रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कोरियोलिस बल के बारे में जान लिया कि पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण जो उत्पन्न आभासी बल होता है उसे ही हम कोरियोलिस बल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऋतुओं के बारे में कि ऋतुएं क्या होती है। तो मॉनसूनी जलवायु की विशेषता में एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है ऋतु, क्योंकि मौसमी जलवायु के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। अचानक से आपको गर्मी के बाद सर्दी आ जाएगी तो बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जाता है। हमारे भारत के अंदर मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती है। पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु और लौटते हुए मानसून की ऋतु भी है जो अक्टूबर से नवंबर तक होता है। तो शीत ऋतु मतलब ठंडे का मौसम, ग्रीष्म ऋतु मतलब होता है गर्मी का मौसम और वर्षा ऋतु का मतलब आप सभी को पता है बारिश का मौसम। तो ये 4 ऋतुएं जो है वो मुख्य रूप से हमारे भारत में पाई जाती है। तो शीत ऋतु के बारे में बताइए, ठंड के मौसम के बारे में बताइए। तो आइए हम शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। यह मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहता है। मतलब ठंड का मौसम आप सभी को पता है नवंबर से शुरू हो जाता है और फरवरी, मार्च, लेटेस्ट मार्च तक ही रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी में सबसे ठंडे महीने होते हैं। सबसे ठंडा महीना दिसंबर और जनवरी में होता है। दक्षिण में औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 24 डिग्री सेल्सियस ही होता है दक्षिण में, जबकि उत्तर भारत में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ जाता है। इस ऋतु में देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है, गर्मी का मौसम आ जाता है तथा आसमान साफ रहता है और तापमान तथा आर्द्रता कम होती है। नमी भी इस समय में कम होती है। शीतकाल में वर्षा बहुत कम होती है। ठंड के मौसम में आपने देखा होगा कि बारिश बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत जरूरी होता है। बारिश होना बहुत जरूरी है किसके लिए? रबी फसल के लिए। मैंने चैप्टर में आपको पढ़ाया है रबी फसल, खरीफ फसल के बारे में। अब जान लेते हैं प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। प्रायद्वीपीय भाग में जो है वो ठंडे का मौसम वहां पे बिल्कुल साफ साफ नहीं पता चल पाता है कि कब ठंडा का मौसम आता है, क्योंकि समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ पे शीत ऋतु को भी लगभग तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा जाता है। यहाँ पे जो समुद्र के पवन मतलब हवा का जो प्रभाव है उसके कारण ज्यादा ठंड का मौसम नहीं देखा जाता। जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जितना ठंड पड़ता है उतना मुंबई वगैरह में नहीं पड़ता, बेंगलोर वगैरह में नहीं पड़ता, क्योंकि वो समुद्र के किनारे स्थित है और समुद्र का जो हवा है वो ठंड को कम कर देता है। तो यहाँ पे आपको शीत ऋतु के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो देखिए मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होता है, मतलब गर्मी का मौसम होता है। ये बहुत ज्यादा ही गर्मी इस समय होता है और मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और अप्रैल में मध्य प्रदेश में मतलब MP और गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। समझ लीजिए कितनी गर्मी पड़ती होगी। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। मतलब जो समुद्र के किनारे क्षेत्र बसे हुए हैं ना, वहां पे ना तो ज्यादा गर्मी होता है और ना ज्यादा ठंडा होता है, एक समान मौसम लगभग बना रहता है। उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि होती है और तथा वायु दाब में कमी होती है। तो ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में था, गर्मी के मौसम के बारे में था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में हमारा कहता है लू क्या होता है। लू किसे कहते हैं?
तो देखिए ये लू भरी गर्म एवं शुष्क पवने होती है, हवा को कहते हैं। जब गर्मी में आप बहुत गर्म हवा बहती है ना, उसे लू के नाम से जानते हैं, जो मई जून के दिनों में भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलता है, इसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। तो जून के प्रारंभ में उत्तरी भारत के निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है, दबाव कम होने लगता है, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवने को आकर्षित करती है, जो आपस में मिल जाती है, ये पवने गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती है, और गर्म महासागर के ऊपर से जब ये गुजरते हैं तो ये अपने साथ नमी लाते हैं, मतलब कि वाष्पीकरण लाते हैं, जिससे पवने बहुत तेज गति से चलती है, हवाएं बहुत तेज गति से चलती है। इस मौसम में अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होता है। ध्यान दीजिएगा, इस मौसम में जो ज्यादा बारिश होता है वो देश के उत्तर पूर्वी भाग में होता है, और खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मानसीराम में विश्व का सबसे अधिक औसत वर्षा माना जाता है, अभी तक ज्ञात किया गया है। तो ये वर्षा ऋतु के बारे में था। सभी ऋतुएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें इसीलिए सभी ऋतुओं के बारे में जानना जरूरी है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा वर्षा ऋतु के बारे में ही है। देखिए, जब मॉनसून की गर्त मतलब नीचे का जगह अक्ष मैदान के ऊपर होता है, तो इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। इन जिन भागों में मॉनसून गर्त दबाव के कारण नीचे होता है, वहां पर बारिश बहुत अच्छी होती है, तथा अक्ष हिमालय के ऊपर चला जाता है। जो उस समय का अक्ष होता है वो हिमालय के ऊपर चला जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहता है, गर्म अवस्था रहता है, तथा हिमालय की नदियों में पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों के कारण भारी बारिश होता है। हिमालय का जो क्षेत्र है ना, उस जगहों पे ऐसे भी ठंड का मौसम होता है और भारी बारिश होने की संभावना हमेशा बना रहता है। विभिन्न कारणों से ये गर्त उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकते रहते हैं। इस भारी वर्षा के कारण मैदानों में विनाशकारी बाढ़ आ जाता है, जान माल की हानि होती है, बहुत ज्यादा नुकसानों का भी सामना करना पड़ता है इस विनाशकारी बारिश के कारण। मॉनसून का आगमन और वापसी जो है वो अव्यवस्थित होती है, टाइम फिक्स नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि 4 तारीख को आएगा और 6 तारीख को वापस चला जाएगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। अपने हिसाब से, मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से आता है और खुद ही रिटर्न भी होता है, जिसके कारण कभी कभी ये देश के किसानों को कृषि में भी बहुत ज्यादा परेशानी उत्पन्न करता है। ऐसे समय में बारिश इतना ज्यादा होने लगता है जब बारिश की जरूरत नहीं होती, और कभी कभी जब बारिश की जरूरत होती है तो बारिश ही नहीं होता, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। देखिए, राजस्थान और गुजरात के कच्छ जैसे इलाके जो है वहां पे बारिश बहुत कम होती है। मॉनसून से जुड़ी एक और परिघटना है जिसे मॉनसून का विराम भी कहा जाता है। इसे आर्द्र और शुष्क दोनों अंतराल होते हैं, मतलब ठंडा और गर्म दोनों अंतराल होते हैं। मॉनसूनी वर्षा तक समय के कुछ ही दिनों तक होता है। मॉनसून का जो वर्षा होता है ना, वो पूरे देश में कुछ ही समय के लिए होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि 1 महीना चल रहा है, 2 महीना चल रहा है, 6 महीना चल रहा है, कुछ समय के लिए होता है फिर रुक जाता है। इसे हम क्या, इसमें क्या होते हैं, वर्षा रहित अंतराल भी कहा जाता है। इसी को हम वर्षा रहित अंतराल मतलब गैपिंग कहते हैं, कि बीच में कम बारिश हुआ उसे हम गैप के रूप में जान लेते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि मॉनसून की वापसी। देखिए, मॉनसून की वापसी को समझ लेते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मॉनसून के गर्त या निम्न दाब वाले गर्त जो होते हैं वो मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और धीरे धीरे वहां उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, मतलब प्रेशर बन जाता है। और अक्टूबर के प्रारंभ में मॉनसूनी पवनें जो है वो उत्तर के मैदान से पीछे हट जाती है। तो ये पीछे हटना ही क्या है, मॉनसून की वापसी होती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में बदलने का काल होता है, मतलब गर्म वर्षा को, मतलब गर्म जगहों को ठंड में बदलने का काम करता है। मॉनसून की वापसी होने से आसमान साफ हो जाता है, दिन का तापमान बढ़ने लगता है और रातें ठंडी और सुहावनी लगने लगती है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है और ठंड का मौसम बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीजें मॉनसून के वापसी के बारे में था। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में और जानते हैं कि नवंबर के प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में, उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर चली जाती है। निम्न दाब की अवस्था मतलब होता है दबाव का घट जाना,
और यह चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न हो जाता है। यह चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार करता है जिसके कारण भारी वर्षा होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है और यह बहुत विनाशकारी भी होता है। किसानों को जान माल का खतरा बना रहता है, वहां पे रहने वाले लोगों के घर वगैरह बहुत बहुत तरह का माल जाल का नुकसान यहाँ पे इन बारिश के कारण देखने को मिलता है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, साइक्लोन आता रहता है, तेज हवाएं, बारिश आती रहती है जिसके कारण बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। और कभी कभी ये चक्रवात तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाता है, वहां तक ये तेज हवाएं, चक्रवाती हवाएं पहुंच जाते हैं। स्लाइड में हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है वर्षा का वितरण। अब हम वर्षा के वितरण के बारे में जानते हैं। पश्चिमी तट के भाग एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान में सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में सिर्फ और सिर्फ 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। मतलब देखिए कैसे कैसे बारिश का बंटवारा हो रखा है, बारिश का वितरण कैसे होता है। वितरण मतलब होता है बांटना। एक ही देश में रहने के बावजूद कुछ जगहों पर भारी बारिश और कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भाग एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम ही होता है, वहां पे अधिक बारिश नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में अगर लेह की बात कर ले तो यहाँ पे वर्षण मात्रा काफी कम होती है, बिल्कुल बारिश बहुत ना के बराबर होता है। देश के शेष हिस्सों में मतलब बाकी बचे हिस्सों में बारिश की मात्रा मध्यम रहती है, मतलब ठीक ठाक रहती है, ना कम होती है ना ज्यादा रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक यह सीमित होता है, हिमालय के क्षेत्रों तक यह सीमित होता है बारिश का मात्रा। मॉनसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। जरूरी नहीं है कि इस साल जितनी बारिश हुई है इतना ही बारिश अगले साल भी होगी, या इससे कम होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा क्षेत्र वाले जैसे कि राजस्थान, गुजरात और कुछ भागों तक जिसमें पश्चिमी घाटों की वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ भी अधिक आता है, बाढ़ का खतरा बना रहता है, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। जहां पे बारिश अधिक हो गया वहां पे डूबने का टेंशन, जहां पे बारिश नहीं हुआ वहां पे जमीन का बंजर होने का टेंशन। ये दोनों टेंशन बारिश के वितरण के कारण भारत के किसानों के बीच बनी रहती है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कि मॉनसून एकता का परिचायक क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है प्रायद्वीपीय पठार का मॉनसून। देखिए प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी, मतलब मौसम का टेम्परेचर जो है वो समान बना रहता है। लेकिन भारत पर अगर मानसून की एकता की बात की जाए तो भारत में आज भी आधे से अधिक आबादी अपने जीविका के लिए किस पे, खेती पर निर्भर करता है, किसान है वो। इसके अलावा कृषि के कारण ही हर भारतीयों को प्रचुर मात्रा में भोजन भी मिल पाता है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो क्या सही तरीके से भारत के सभी लोगों को खाना मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए भारत के त्योहार, यहाँ की संस्कृति, कृषि चक्र और यहाँ के जीव वनस्पति पर मानसून का गहरा असर है, क्योंकि मानसून के कारण ही हमारे यहाँ खेती सही मात्रा में हो पाएगी, और मानसून नहीं आएगा तो सही मात्रा में खेती नहीं हो पाएगी। इसलिए मानसून को भारत की एकता का परिचायक माना जाता है, मतलब कि भारत के लोगों को, भारत के किसानों का मित्र के रूप में इसे माना जाता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है ऋतुओं की दशाएं। अब ऋतुओं की दशाएं के बारे में जान लीजिए। ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करता है, मतलब एक स्टेप प्रदान करता है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। मानसून के कारण ही बारिश का अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से वितरण होना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रभाव डालना, अलग अलग मानसूनी हवाओं के कारण अलग अलग वर्षा का वितरण होना, ये सारी चीजें जो है ये हमारे यहाँ अनिश्चितता का कारण सिर्फ और सिर्फ मानसून को ही माना जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इस चैप्टर में कई प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी गई है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस चैप्टर में दिए गए सभी जानकारी को आप सभी को बहुत ही सही तरीके से पढ़ लेना है। और यहाँ पे अध्याय 4 भूगोल जलवायु क्लास 9 के नोट्स भी समाप्त हो गए हैं, नए सिलेबस के हिसाब से बताया गया है। तो आशा करता हूं कि आज की जानकारी जो आपको दी गई है वो पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।